Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो आप देख रहे हैं पावर सिस्टम का स्वीट रिवीजन प्लान। तो पावर सिस्टम स्वीट रिवीजन प्लान में आज का हमारा एपिसोड रहेगा पावर सिस्टम पार्ट नंबर 5, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट ए रहेगा। ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के वेरियस पार्ट्स शूट होंगे, उसमें आपका ABCDE तक जा सकता है। ठीक है, तो अच्छे से देखो, क्योंकि देखो इसके पहले का सेशन सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन था। अगर वो आपने देखा नहीं होगा तो पहले जाके वो देखो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। सबसे पहला लिंक मैं वो डालता हूँ। ठीक है, HVDC सिस्टम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं, रिसेंट पैटर्न वही चल रहा है। तो HVDC ट्रांसमिशन का वीडियो अगर आपने मिस किया होगा तो सबसे पहले वो वीडियो देखना ज़रूरी है। बहुत ही कंसेप्चुअल डिस्कशन मैंने उस वीडियो में किया था। तो अभी शुरू करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पावर सिस्टम का, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उसमें हम रिवीजन करेंगे और जहाँ जहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, डेरिवेशन रहेगा, तो ये सब रिवीजन प्लान में कवर नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन वगैरह ये वो अगर आपको देखना है अच्छे से कि ये कैसे आ रहा है, क्योंकि कुछ एकेडमिक स्टूडेंट्स ने भी यहाँ ज्वाइन किया है ये सेशंस, तो इसमें उनको देखना है, उनको कोई दिक्कतें आ रही है तो उसके अलग से लेक्चर्स मैंने पहले ही बनाए थे, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। मैं आपको वैसे बताऊंगा ही रिवीजन प्लान में। ठीक है, तो रिवीजन जैसे चालू रहेंगी मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा बीच में। जिधर आपको ज़रूरत होंगी आप उधर जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन है आपके लिए, इफ पावर ऑफ 30 मेगावाट is to be transmitted over a distance of 160 किलोमीटर, the desirable transmission voltage will be। तो देखो 30 मेगावाट की पावर हमें ट्रांसमिट करनी है, 160 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो हमारा डेजिरेबल ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या होगा। तो उसके लिए हमने कंसेप्ट पढ़ी है। क्या कंसेप्ट पढ़ी हमने? इकोनॉमिक चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज। इकोनॉमिक चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या रहता है, ये कंसेप्ट हमने सबसे पहले पढ़ी थी। तो देखो, इकोनॉमिक चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज में आपका क्या आएगा, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि पर किलोमीटर आपका 650 वोल्ट पर किलोमीटर आपका वोल्टेज होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं 0.65 kV पर किलोमीटर। ठीक है, तो अभी देखो इधर कितना है, हमें 160 किलोमीटर दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 160 मल्टीप्लाई बाय 0.65 हमें करना पड़ेगा, उतना किलोमीटर मतलब उतना केवी आएगा, क्योंकि 0.65 केवी पर किलोमीटर है। तो 160 इंटू 0.65 ये अराउंड आएगा आपका 104 केवी। ठीक है, तो 104 केवी ये इसका आंसर रहेगा। तो इकोनॉमिक चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या रहेगा, 160 किलोमीटर का लाइन है तो 104 केवी आपको वोल्टेज की लाइन बनानी पड़ेगी। तो आपको पता है 104 केवी की लाइन होती है क्या? एग्जिस्ट नहीं करती। लाइन इसके अकॉर्डिंग कौन सी होती है, आपकी अप्रॉक्सीमेट 110 केवी की लाइन आपको चूज़ करनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि हमें ट्रांसमिशन वोल्टेजेस के रेंजेस पता है, 11 केवी, 33 केवी, 66, 110, 220 केवी, 400 केवी, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना पड़ेगा। तो आपका 104 आया तो अप्रॉक्सीमेट उसको करके 110 केवी की लाइन आपको चूज़ करनी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस रिसेंटली पूछे जा रहे हैं, अच्छे से ध्यान से आप ये लेक्चर पढ़ो। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें क्या है आपका, इकोनॉमिक प्रिंसिपल दैट इन्फ्लुएंस डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स आर। तो कौन कौन से आपके प्रिंसिपल्स है ट्रांसमिशन लाइन डिज़ाइनिंग के लिए? इकोनॉमिक चॉइस ऑफ कंडक्टर साइज एंड इकोनॉमिक चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज। तो अभी हमने इकोनॉमिक चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज पढ़ा, और इकोनॉमिक चॉइस ऑफ कंडक्टर साइज एक रहता है, वो कौन डिनोट करता है, ये भी आता है। तो ये केल्विन लॉ से हम फाइंड आउट करते हैं, अकॉर्डिंग टू केल्विन्स लॉ। तो केल्विन्स लॉ का भी आपका ये MCQ फ्रेम किया जाता है, इकोनॉमिक चॉइस ऑफ कंडक्टर साइज। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, केल्विन्स लॉ क्या बोलता है ये मैं अगर आपको बता दूं शॉर्ट में, तो केल्विन्स लॉ का नोटेशन आपको ध्यान में रखना चाहिए।
वो रहेगा आपका C इक्वल टू, ये ओवरऑल कॉस्ट रहेंगी P1 प्लस P2A प्लस P3/A, ये कॉस्ट रहेंगी। तो एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लो इसके लिए। P1 प्लस P2A ये जो रहता है, ये आपका रहता है एनुअल चार्ज ऑन कैपिटल आउटले, ठीक है, एनुअल चार्ज ऑन कैपिटल आउटले, इंटरेस्ट एंड मेनी मोर। मतलब कैपिटल कॉस्ट आपकी पूरी इधर कवर होंगी P1 प्लस P2A ये पार्ट में, और P3/A ये जो पार्ट है ये आपका एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेज रहेगा, एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेज, ठीक है। तो केल्विन्स लॉ क्या बोलता है अच्छे से ये गो थ्रू कर लो, ठीक है, रिवीजन हमारा हो गया इसका। अभी देखो ये क्वेश्चन है आपके लिए, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन पावर सिस्टम इज ₹1 lakh and its scrap value is 10,000 after useful life of 20 years. What is annual depreciation charge of equipment? तो देखो एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज हमारा क्या रहता है, वो आपका रहता है इनिशियल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ। तो इसके अकॉर्डिंग पुट करो वैल्यूज, आपका आंसर आ जाएगा। इनिशियल वैल्यू क्या है मेरी 1 लाख, ठीक है, और मेरा स्क्रैप वैल्यू है 10,000 डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ है मेरा 20, तो आपका आएगा 90,000 डिवाइडेड बाय 20, ये 0 कट, ठीक है, तो ये आपका आएगा 4500। तो ये आपके एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज रहेगा इक्विपमेंट पे 4500 रुपीज़। तो ये फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूले के हिसाब से ऐसे न्यूमेरिकल्स फ्रेम किए जाते। अभी आगे हम बढ़ते स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वीडियो बनाया था उसके लिए सेपरेटली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अच्छे से उस वीडियो में गो थ्रू करो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। इधर हम सिर्फ रिवीजन मारेंगे स्किन इफेक्ट का। तो स्किन इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन ऑपरेटिंग वोल्टेज पे स्किन इफेक्ट डिपेंड नहीं करता, भले ही वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, तो ऑपरेटिंग वोल्टेज पे तो नहीं रहेगा। तो स्किन इफेक्ट आपका फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट पैरामीटर है, बराबर। बाद में देखो ये आपका स्किन इफेक्ट कब बढ़ता है, जब आपकी कंडक्टिविटी बढ़ती है तो स्किन इफेक्ट आपका इंक्रीज होता है, और आपका एडी करंट भी तब इंक्रीज होता है। मतलब कंडक्टिविटी बढ़ेगी, स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, एडी करंट भी आपका बढ़ेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो स्किन डेप्थ जो रहता है, वो स्किन डेप्थ हम डेल से डिनोट करते, तो ये स्किन डेप्थ आपका रहेगा √2/ω/μ। आपका स्किन इफेक्ट जो रहता है ना, स्किन इफेक्ट वो प्रोपोर्शनल टू ω/μ रहता है। उसमें ओमेगा आपका फ्रीक्वेंसी है, ये सिग्मा कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी जितनी बढ़ेगी स्किन इफेक्ट आपका बढ़ेगा, बराबर। और आपका म्यू जो है, ये क्या है, मेरी परमेबिलिटी है, तो परमेबिलिटी पे भी वो डिपेंड करेगा। परमेबिलिटी जितनी ज़्यादा उतना आपका फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा, तो आपका स्किन इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो स्किन डेप्थ क्या है, स्किन डेप्थ आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्किन इफेक्ट रहता है। ये अगर आपने अच्छे से गार्ड बांध लिया ना, तो आपका कोई मतलब गलत नहीं होगा। एक स्किन इफेक्ट आपको याद रहेगा, तो स्किन डेप्थ आप आसानी से यहाँ डिनोट कर सकते हैं। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। तो स्किन डेप्थ क्या है आपका 2/ω/μ है अंडर रूट में। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो आपका ये डेल जो स्किन डेप्थ, वो स्किन डेप्थ आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √f रहेगा। तो जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी म्यू और सिग्मा बढ़ेगा, वैसे स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, जो हमने अभी डिस्कस किया, बराबर। तो अच्छे से ये सुनो, और स्किन डेप्थ जितनी आपकी ज़्यादा रहेंगी उतना आपका स्किन इफेक्ट कम होगा। ये डिटेल में मैंने लिया था, वो अभी आप लिंक में आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको जाना है डिटेल में तो जा सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हम प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या है, एक कंडक्टर का दूसरे कंडक्टर के ऊपर जब आपका इफेक्ट आता है म्यूचुअल फ्लक्स की वजह से, उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट।
तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड रहता है, डायमीटर पे डिपेंड रहता है कंडक्टर के, और कंडक्टर के स्ट्रक्चर पे डिपेंड रहता है कि ये स्टैंडर्ड कंडक्टर है कि ACSR कंडक्टर है, और मटेरियल पे भी डिपेंड रहता है कंडक्टर के। तो आपका मटेरियल सपोज हाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आपका ज़्यादा रहेगा सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस पे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कब ज़्यादा रहेगा, अगर मटेरियल मेरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो कंडक्टर में, ठीक है। और आपका स्किन इफेक्ट जो रहता है ना, ये निग्लिजिबल रहता है फॉर डायमीटर लेस देन 1 सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी लेस देन 50 हर्ट्ज। ये इम्पॉर्टेंट MCQ है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है अभी तक, इसीलिए मैंने इसको रिवीजन सेशन में डाल दिया कि स्किन इफेक्ट आपका निग्लिजिबल रहेगा, डायमीटर लेस देन 1 सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी लेस देन 50 हर्ट्ज, तब वो निग्लिजिबल रहेगा, ठीक है। स्किन इफेक्ट के बारे में और थोड़ा जान लेते। ये स्किन इफेक्ट जो रहता है, स्किन इफेक्ट इन ट्रांसमिशन लाइन अफेक्टेड बाय रेजिस्टिविटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एज वेल एज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। बट स्किन डेप्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ऐसे MCQs पूछे जाने लगे हैं। IBPS पैटर्न क्या करता है, ऐसे MCQs पूछता है, बीच बीच में स्टेटमेंट्स डालता है और उसके हिसाब से राइट या रॉन्ग बताओ ऐसे बोलता है। तो उसके हिसाब से क्या होता है, आपका कन्फ्यूजन होता है। तो जितने आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे ना, उतने ज़्यादा आप ये क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। तो देखो स्किन इफेक्ट यहाँ क्या होता है, आपका अफेक्ट होता है, रेजिस्टिविटी जितने आपकी बढ़ेगी उतना आपका स्किन इफेक्ट भी आपका बढ़ता जाएगा, एज वेल एज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। बट स्किन डेप्थ आपका इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा, ठीक है। तो स्किन डेप्थ आपका √2/ω/μ रहेगा, ठीक है। अभी एक न्यूमेरिकल इधर दिया गया है, फॉर 3 लेयर स्ट्रैंडेड कंडक्टर कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कैलकुलेट हमें करने हैं, तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कैलकुलेट करने हैं हमें। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, उसके लिए फॉर्मूला है 3n² - 3n + 1। तो यहाँ 3 लेयर के लिए चाहिए, तो n की जगह पे 3 पुट करो, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 9 3 27 - 9 + 1, तो ये आपका आएगा 19, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो 3 लेयर स्टैंडर्ड कंडक्टर के लिए नंबर ऑफ स्ट्रैंड। तो देखो ऐसे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के लिए पूछेंगे तो आपको इधर लॉटरी लग जाएंगी, अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स मेरे रहेंगे 3 लेयर स्टैंडर्ड कंडक्टर के लिए। तो अब ये स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या है, ये क्या है, ये तो आपका पहले हुआ है, रिवीजन ही चल रहा है, फिर भी हम थोड़ा डिटेल में उसके ऊपर मैं जाना चाहूँगा। तो टाइप्स ऑफ कंडक्टर थोड़ा डिटेल में अभी मैं डिस्कस करता हूँ। तो देखो टाइप्स ऑफ कंडक्टर में आपका सबसे पहले सिंगल कंडक्टर आता है। तो सिंगल कंडक्टर में आपके 2 टाइप्स पड़ते हैं इसमें, एक पड़ता है आपका सॉलिड कंडक्टर और एक आपका पड़ता है हॉलो कंडक्टर। ये 2 टाइप्स हो गए, बराबर। तो सिंगल कंडक्टर पे हमारा काम नहीं चलता और आगे हमें बढ़ना पड़ता है, और बाद में हम फ्रेम करते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर। स्टैंडर्ड कंडक्टर हम बनाते हैं, फिर स्टैंडर्ड कंडक्टर में भी 2 टाइप्स आते हैं, एक आपका आता है ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर और एक आता है ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर। इससे भी हमारा काम नहीं पकता, तो हम आगे जाते कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर फ्रेम करते, ठीक है। तो कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर हमने फ्रेम करवा लिया, उसका ACSR हम उसको बोलते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्ट्रीम रेलफोस्ट, ठीक है। ये इससे भी हमारा काम नहीं चलता, तो हम और आगे जाते और बंडल कंडक्टर फ्रेम करते। तो इतने आगे तक हम क्यों बढ़े, तो कुछ तो रीज़न होगा। तो सिंगल कंडक्टर हमने यूज़ किया, सिर्फ अगर मैंने सॉलिड कंडक्टर यूज़ किया, तो सॉलिड कंडक्टर ही सिर्फ मैंने यूज़ किया, तो मेरा कोरोना इफेक्ट कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, मेरा स्किन इफेक्ट कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, मेरा टेंसाइल स्ट्रेंथ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सब हमें डिस्कस करना पड़ेगा, तब हमें जाके समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। तो टाइप्स ऑफ कंडक्टर के ऊपर बहुत ही डिटेल सेशन मैंने मतलब एक 2-3 साल पहले डाला था यूट्यूब पे, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। उसको अच्छे से डिटेल में आप पढ़ो,
ताकि आपको समझ में आए कि टाइप्स ऑफ कंडक्टर में हम सिंगल के बाद स्टैंडर्ड पे क्यों गए, बाद में कंपोजिट स्टैंडर्ड पे क्यों गए। ठीक है, वन बाय वन आपको समझना जरूरी है ये सारी चीज़ें। देखो कंडक्टर्स हम ऐसे अलग अलग साइजेस में ऐसे 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 करके नहीं बना सकते, क्योंकि क्या होता है, एजेस फॉर्म होता है, और ये एजेस फॉर्म होता है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है तो कोरोना लॉस भी हमारा ज़्यादा होता है, बराबर। तो ये हमें अवॉइड करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्कुलर कंडक्टर बनाते हैं, बराबर। तो सर्कुलर कंडक्टर हम बनाते हैं, सॉलिड हो सकता है, फिर वो हॉलो कंडक्टर भी हो सकता है। ऐसा हॉलो कंडक्टर मतलब बीच वाला जो है आपका, वो बीच वाला हिस्सा पूरा एम्प्टी रहता है और इतना वाला पार्ट आपका भरा रहता है, ये आपका हॉलो कंडक्टर हो गया। ठीक है, ये आपका सॉलिड कंडक्टर हो गया। तो ऐसे हम बनाते हैं। तो उसका हमें बेनिफिट क्या मिलता है, अभी सॉलिड कंडक्टर में थोड़ा कोरोना लॉस आपका ज़्यादा होता है, बराबर, एज़ कम्पेयर टू हॉलो। हॉलो से अगर कंपेयर करूँ तो हॉलो में कोरोना लॉस आपका कम होगा एज़ कम्पेयर टू दिस सॉलिड कंडक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी यहाँ देखो इफेक्टिव रेडियस की मैं बात करूँ तो ये इफेक्टिव रेडियस मेरा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड कंडक्टर। तो सॉलिड कंडक्टर का इफेक्टिव रेडियस आपका कम है एज़ कम्पेयर टू हॉलो। तो इफेक्टिव रेडियस हॉलो का ज़्यादा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका λ/2πε0r, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये रेडियस बढ़ रहा है इसका, तो हॉलो कंडक्टर में, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो कोरोना लॉस डेफिनेटली कम होगा, बराबर। तो हॉलो कंडक्टर हम क्यों प्रेफर करते हैं सॉलिड कंडक्टर से हॉलो पे हम क्यों गए, कि हमको कोरोना लॉस को कम करना है। ठीक है, तो कोरोना लॉस को तो हमने अभी कम कर दिया, बराबर। अभी दोनों को इधर कंपेयर करें और मैं स्किन इफेक्ट की अगर बात करूं तो मेरा स्किन इफेक्ट इसमें कम होगा थोड़ा, हॉलो कंडक्टर में। इधर बहुत ज़्यादा स्किन इफेक्ट मेरा हो रहा था, बराबर, क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट आपका कंडक्टर यूटिलाइज नहीं करता है जब आप एसी सप्लाई देते हैं। हॉलो कंडक्टर में कैसा है, बीच वाला स्पेस पहले ही एम्प्टी है, तो उसका बाहर का जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपका बाहर ही है, जो भी है, बराबर, तो वो कवर हो रहा है, तो यहाँ स्किन इफेक्ट थोड़ा कम होगा। बाद में फिर स्टैंडर्ड कंडक्टर फिर मैंने क्यों यूज़ किया, अभी हॉलो पे मैं क्यों नहीं रुक गया, क्योंकि हॉलो कंडक्टर में आपका ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर रहता है वो, क्योंकि बीच वाला पोर्शन हमको एम्प्टी रखना पड़ता है, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस तक हम नहीं इसको लेके जा सकते हॉलो कंडक्टर को। कम से कम डिस्टेंस, चाहे वो बस बार डिज़ाइन करना है मुझे, तो उसके लिए वो बेनिफिशियल है, लेकिन एज ए ट्रांसमिशन लाइन में ये ऐसा हॉलो कंडक्टर नहीं यूज़ कर सकता। ठीक है, तो फिर मेरे को जाना पड़ेगा फिर स्टैंडर्ड कंडक्टर पे। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर पे मैं अगर आया, मैं नीचे लिखता हूँ अभी, तो स्टैंडर्ड कंडक्टर में ऐसे नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स में टुगेदर ऐसे कंबाइन करता हूँ, तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऐसे मैंने कंबाइन कर दिए स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। तो ये स्टैंडर्ड में ऐसे नंबर ऑफ लेयर्स फॉर्म होते हैं, आपके जो भी स्ट्रैंड्स है उनके नंबर ऑफ लेयर्स फॉर्म हो गए, बराबर। तो उससे क्या हुआ, हर एक का अपना अपना स्किन इफेक्ट रहेगा, बराबर। तो हर एक का अपना अपना स्किन इफेक्ट है, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें आप, तो ओवरऑल आपका स्किन इफेक्ट यहाँ कम हो रहा है, क्योंकि हर एक कंडक्टर के आउटर पोर्शन पे आपका करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा तो स्किन इफेक्ट आपका यहाँ कम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू आपका सॉलिड या हॉलो कंडक्टर। तो हमें फ़ायदा मिल रहा है, तो इसीलिए हम स्टैंडर्ड पे गए। तो स्टैंडर्ड के हमारे दो टाइप्स है, एक ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर है, एक ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर है, बराबर। तो ये जो दो कंडक्टर्स है ये आपके फॉर लो स्पैन लेंथ यूज़ किए जाते हैं। मतलब अभी ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर सिर्फ मैंने लिया तो स्पैन लेंथ मेरा बहुत कम होगा, क्योंकि क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, मेरा टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो रहा है। एल्यूमिनियम का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है ना वो कम रहता है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ मेरा कम हुआ है। तो सैग का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, सैग का फॉर्मूला क्या है, WL²/8T, बराबर। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो रहा है तो सैग मेरा यहाँ बढ़ रहा है, बराबर। तो अगर मैंने ज़्यादा स्पैन लेंथ के लिए यूज़ किया तो सैग बढ़ जाएगा, इसीलिए लो स्पैन लेंथ के लिए ही हम ये ऑल एलॉय कंडक्टर यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर। अभी थोड़ा एलॉय का मिक्सचर मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो इससे क्या हुआ, थोड़ा सा टेंसाइल स्ट्रेंथ मेरा बढ़ गया, बराबर। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ थोड़ा मेरा बढ़ गया, तो मेरा स्पैन लेंथ भी अभी मोर स्पैन लेंथ के लिए मैं यूज़ करने लगा
एज कम्पेयर टू ऑल एलॉय कंडक्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये अगर मैं कोस्टल एरियाज़ में यूज़ कर सकता हूँ, कौन सा, ऑल एलॉय कंडक्टर, कोस्टल एरियाज़ में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहता है उधर, बराबर, और स्पैन लेंथ आपको कम रखना पड़ता है। तो कोस्टल एरियाज़ में मैं अगर वो यूज़ किया तो ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर ये मेरे को कहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ये मेरे को यूज़ करना पड़ेगा रेलवे क्रॉसिंग हो गया मेरा, ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग हो सकता है, आइस एरियाज़ में हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे इसमें मैं ये यूज़ कर सकता हूँ तो इट्स ओके। लेकिन मुझे और टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाना अगर मांगता है तो मैं ACSR कंडक्टर यूज़ करूँगा। ACSR कंडक्टर का मेरा फ़ायदा क्या मिल रहा है मेरे को, कि ये जो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स मेरे कितने भी मैंने डिज़ाइन करो, ये बीच वाला जो स्ट्रैंड है ना, ये स्ट्रैंड मैं बनाऊँगा स्टील का। क्या इसका फुल फॉर्म, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, तो ये स्टील का, और बाकी के जो भी मेरे स्ट्रैंड्स लेंगे वो एल्यूमिनियम के रहेंगे। तो ये स्टील पिक्चर में आ गया, इसने क्या किया, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ा दिया और ज़्यादा बढ़ा दिया, बराबर। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ा दिया तो स्पैन लेंथ भी है आपका, स्पैन लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो स्पैन लेंथ भी बढ़ा दिया, बराबर ना, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो आपका सैग कम हो रहा है, सैग कम हो रहा है तो स्पैन लेंथ भी ज़्यादा से ज़्यादा स्पैन लेंथ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो टावर, नंबर ऑफ़ टावर्स भी मुझे कम लगेंगे, पहले ज़्यादा लग रहे थे क्योंकि स्पैन लेंथ मेरा कम था, बराबर। तो इसके हिसाब से मैं ACSR पे आया, लेकिन इससे भी मेरा काम नहीं हुआ। तो देखो स्किन इफेक्ट तो हमने कम कर लिया, जो हमारा मोटिव था कि स्किन इफेक्ट हमें कम करना है वो हमने कर लिया, लेकिन हमारा डिसएडवांटेज क्या हो रहा है, अभी स्टैंडर्ड कंडक्टर तक तो हम आ गए, तो कोरोना लॉस, स्किन इफेक्ट, ये वो सब हमने कम किया और हम स्टैंडर्ड तक पहुँचे। लेकिन इधर मेरी नॉन यूनिफॉर्मिटी फिर से बढ़ रही है, नॉन यूनिफॉर्मिटी इन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर्स, ये मेरा इधर फिर से आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो ना, ये नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऐसे नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस किए गए ना, स्ट्रैंड्स जैसे लेयर्स बढ़ते जाएंगे तो नॉन यूनिफॉर्मिटी आ रही है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे आपका कोरोना लॉस फिर से बढ़ रहा है नॉन यूनिफॉर्मिटी की वजह से। तो फिर से हम उसी पिक्चर पे आ गए, बराबर ना। तो ये हमको नहीं चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें कम करना है, तो अभी हम करेंगे बंडल कंडक्टर यूज़ करेंगे, क्योंकि कोरोना लॉस बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे कम करना है तो मुझे सिर्फ यहाँ पे बंडलिंग करनी पड़ेगी। तो बंडलिंग क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस रहता है, बराबर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स वाले कंडक्टर जो हम यूज़ कर रहे थे वो हम फिर से करेंगे, लेकिन अभी क्या करेंगे, उनका भी एक ग्रुप बनाएंगे, उनका भी एक ग्रुप बनाएंगे। ऐसा मतलब ये स्टैंडर्ड कंडक्टर्स का सब उनको अटैच करके एक कंडक्टर बनाया, ऐसे कंडक्टर्स में बनाऊंगा। तो उससे क्या होगा, मेरा इफेक्टिव रेडियस बढ़ेगा, और ये इफेक्टिव रेडियस मेरा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिक कम होगा, तो तब मेरा कोरोना लॉस कम होगा। तो इसके लिए, इसीलिए मैंने बंडलिंग की कंडक्टर की। तो कंडक्टर बंडल क्यों किया हमने, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो कंडक्टर मैंने बंडल किया तो मेरे को क्या फ़ायदा मिला, सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट मुझे मिला कि कोरोना लॉस मेरा कम हो गया। ठीक है, अभी आप देखो एक्सेल आपका क्या रहता है, 2πFL रहता है, बराबर। तो आपका देखो रेडियस यहाँ पे बढ़ रहा था तो इंडक्टेंस कम हो गया, बराबर। तो L कम हुआ तो मेरा एक्सेल कम हुआ, एक्सेल कम हुआ तो आपका मैक्सिमम पावर क्या रहता है, Pmax EV/X रहता है, आपने देखा होगा मशीन में। तो X कम हो रहा है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी मेरा बढ़ रहा है, बराबर। अभी कोरोना लॉस उसका कम हो रहा है तो आपका रेडियो इंटरफेरेंस कोरोना लॉस पे डिपेंड होता है। तो कोरोना लॉस कम हो रहा है तो रेडियो इंटरफेरेंस भी आपका कम होगा, बराबर। रेडियो इंटरफेरेंस कम होगा आपका, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात हो रही है। और आपका वोल्टेज रेगुलेशन भी इम्प्रूव होगा, वोल्टेज रेगुलेशन इम्प्रूव होगा, बराबर, क्योंकि आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी बढ़ रहा है, वोल्टेज रेगुलेशन इम्प्रूव हो रहा है आपका। स्किन इफेक्ट आपका कम हो रहा है, जो हमने पहले ही किया है, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम उसके लिए ही मूव करते आ गए कंडक्टर से आगे, बराबर। इंडक्टेंस आपका कम हुआ तो इंडक्टेंस कम हुआ तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। तो ये सारे आपको बेनिफिट्स यहाँ पे मिल रही है बंडल कंडक्टर में।
ठीक है। तो बंडल कंडक्टर तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा रिवीजन में। अभी थोड़ा सा और हम रिवीजन इधर कर रहे हैं, ठीक है। और डिटेल में जाना है ना आपको, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। पहले हमने उसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस किए। देखो, इन बंडल कंडक्टर म्यूचुअल डिस्टेंस रिमेन सेम। अभी आपका म्यूचुअल डिस्टेंस जो रहेगा ना वो सेम रहेगा, तो जीएमडी आपका सेम रहेगा, क्योंकि जीएमडी आपका स्पेसिंग पे डिपेंड रहता है। तो आपका म्यूचुअल डिस्टेंस सेम है, मतलब यहाँ एक कंडक्टर है, यहाँ एक कंडक्टर है, इनके बीच का जो म्यूचुअल डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। और उसके ऊपर आपका जीएमडी डिपेंड रहता है, तो जीएमडी मेरा सेम रहता है, ठीक है। लेकिन जीएमआर मेरा चेंज होगा बंडल कंडक्टर में, क्योंकि ऐसे नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स के मैंने ऐसा कंडक्टर बनाया यूज़ करके, तो मेरा रेडियस चेंज हो रहा है। तो देखो, सेल्फ डिस्टेंस मेरा चेंज हो रहा है क्योंकि जीएमआर मेरा बढ़ रहा है, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस बढ़ रहा है, तो सेल्फ डिस्टेंस पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है, सेल्फ जीएमडी मेरा बढ़ रहा है। लेकिन ओवरऑल जीएमडी जो है म्यूचुअल डिस्टेंस, वो वैसा का वैसा रह रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप समझो। तो आपका इंडक्टेंस रहता है जीएमडी डिवाइडेड बाय जीएमआर पे प्रोपोर्शनल है, तो जीएमआर बढ़ रहा है तो इंडक्टेंस आपका कम हो रहा है फॉर्मूले के हिसाब से। कैपेसिटेंस आपका 1/GMD/GMR रहता है, जीएमआर बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस आपका प्रोपोर्शनल टू रेडियस इधर आ गया, ठीक है। क्योंकि ये लॉग में रहता है फॉर्मूला। इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए, 0.2 ln d/r डैश, ठीक है। ये आपका रहेगा हेनरी पर मीटर में, ठीक है। और एक रहेगा 2 × 10⁻⁷ ln d/r डैश मिली हेनरी पर किलोमीटर पर फेज, ठीक है। तो ये इंडक्टेंस का फॉर्मूला है, इसके हिसाब से ये सब आया है, ये आपको पता ही है। अभी देखो, सेल्फ जीएमडी मेथड इज टू इवेल्युएट द इंडक्टेंस। ये एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है, इसीलिए मैंने इधर डाल के रखा है, ठीक है। तो सेल्फ जीएमडी मेथड किसके लिए है? टू इवेल्युएट द इंडक्टेंस। अभी सेल्फ जीएमडी और जीएमआर पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। जीएमआर कैलकुलेटेड फॉर ईच फेज सेपरेटली। अभी हमने देखा सेल्फ जीएमडी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर, और जीएमआर इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स। स्पेसिंग पे जीएमआर डिपेंड नहीं रहता। जीएमडी के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स। जीएमडी डिपेंड्स ओनली अपॉन स्पेसिंग। GMD comes into picture when there are 2 or more conductors present। तो GMD आपका प्रोपोर्शनल रहेगा स्पेसिंग के ऊपर, ये इम्पॉर्टेंट बात आपको सिर्फ नोट करनी है। और इधर आपका GMR जो है वो हर एक फेज़ के लिए सेपरेटली कैलकुलेट रहेगा, और GMR आपका सेल्फ GMD उसको हम बोलते हैं, वो स्पेसिंग पे डिपेंड नहीं रहेगा, वो डिपेंड रहेगा आपका साइज़ एंड शेप पे, कंडक्टर के साइज़ एंड शेप पे, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। अभी ये देखो, ड्यू टू एडिशन ऑफ इंटरनल फ्लक्स लिंकेज टू एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज, रेडियस ऑफर्ड इज नथिंग बट GMR। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि GMR हम कैलकुलेट करते तब R डैश लेते, 0.7788 इंटू R उसका वैल्यू रहता है। लेकिन कैपेसिटेंस कैलकुलेटर में हम कैपेसिटेंस जब कैलकुलेट करते हैं तब रेडियस R डैश नहीं लेते, तब हम R लेते। ये इंपॉर्टेंट आपको नोट करना है, इसीलिए रिवीजन पॉइंट में मैंने इसको डाला। और आपको क्या इम्पॉर्टेंट अभी ध्यान में रखना है, दो सब कंडक्टर बंडलिंग के लिए मेरा GMR क्या रहेगा, √R डैश इंटू यस, ठीक है। √R डैश इंटू यस, इसीलिए इसको मैं DS इंटू डी भी बोल सकते हैं। ये डिस्टेंस जो है मेरा, ठीक है, ये डिस्टेंस मेरा A से सपोज, और R डैश मेरा रेडियस है, ठीक है, R डैश इंटू एस। इधर मैं क्या बोल सकता हूँ, फॉर 3 बंडल कंडक्टर के लिए मेरा GMR क्या रहेगा, √R डैश इंटू डी स्क्वायर। ये D मेरा डिस्टेंस है और ये R डैश मेरा रेडियस रहेगा, ठीक है, कंडक्टर के बीच का। और फॉर 4 बंडल कंडक्टर मेरा GMR क्या रहेगा इसके लिए, 1.09 √R डैश इंटू डी क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट कर लो। अभी हम आगे बढ़ते। GMD of unsymmetrical spacing is greater than GMD of symmetrical spacing। सिमेट्रिकल स्पेसिंग से अनसिमेट्रिकल का GMD ज़्यादा होता है, ये आपको पता ही होगा। फिर भी अगर नहीं समझे तो एक बार मैं ड्रॉ करके देखता हूँ। अभी देखो, ये सिमेट्रिकल स्पेसिंग है। सिमेट्रिकल स्पेसिंग में देखो, ये डिस्टेंस क्या रहेगा, D रहेगा।
बराबर। और इसका जीएमडी जो आएगा, और एक रहेगा अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग, ऐसा अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग किया है तो इसमें बीच में डी डी डिस्टेंस रहेगा, और पहले और तीसरे कंडक्टर के बीच में 2d डिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पे आपका जीएमडी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि देखो जीएमडी क्या रहता है आपका, सारे डिस्टेंस का जितने होंगे उतने का रूट रहेगा में, बराबर, डी इंटू डी। और इसका क्या आएगा, थर्ड रूट ऑफ डी इंटू डी। तो देखो यही मेरा ज़्यादा आएगा, बराबर। तो मेरा जीएमडी ऑफ अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग, ये वाली अनसिमेट्रिकल है और ये सिमेट्रिकल है, तो जीएमडी मेरा अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग का ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये एमसीक्यू फ्रेम होते हैं ऐसे, इसीलिए आपको एकदम डिटेल में मैं रिवीजन ले रहा हूँ। ठीक है, अभी आगे बढ़ो। कैलकुलेट नंबर ऑफ कंडक्टर्स ओनली इन 5th लेयर ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर। सिर्फ 5th लेयर में चाहिए अभी कितने लेयर रहेंगे, टोटल लेयर नहीं चाहिए। जो हम टोटल लेयर निकालते हैं ना 3n² माइनस 3n+1 का फॉर्मूला यूज़ करके, वो उनको नहीं चाहिए, सिर्फ 5th लेयर में चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, अभी सिर्फ 5th लेयर में चाहिए। तो 4th लेयर में कितने वो निकालते हैं पहले। 4th लेयर में कितने रहेंगे, 3 4² माइनस 3 इंटू 4 + 1, 4 पुट किया मैंने, तो 48 माइनस 12 + 1। ठीक है, ये रहेगा मेरा 37। और 5th लेयर में कितने रहेंगे वो भी कैलकुलेट करते हैं। तो 5th लेयर में मेरा रहेगा 351, 75 माइनस 15 + 1, ये 61 रहेगा। तो अभी सिर्फ 5th लेयर में चाहिए। तो 5th लेयर में माइनस 4th लेयर में जितने रहेंगे, मतलब 61 माइनस 37 अगर मैंने किया तो मेरा कितना आएगा, 24। तो 24 कंडक्टर्स मेरे रहेंगे सिर्फ 5th लेयर में। ऐसा ये सॉल्व करना है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं ट्रिकी, इसीलिए मैंने ये लिए हैं। अभी देखो, लाइन कैपेसिटेंस आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर रहता है, और लाइन इंडक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर रहता है। अच्छे से ध्यान में रखो, इसका डिस्कशन अभी हमने किया, वही कंसेप्ट है, सिर्फ इसके ऊपर क्वेश्चनिंग की जाती है, इसलिए फिर से रिवाइज कर रहे हैं। डायमीटर ऑफ कंडक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस रहेगा, मतलब रेडियस भी, डायमीटर मतलब रेडियस भी आपका इन्वर्सली इंडक्टेंस के प्रोपोर्शन में रहेगा। ठीक है, इंडक्टेंस ऑफ लाइन इज मिनिमम व्हेन जीएमडी इज लो एंड जीएमआर इज हाई। जीएमआर जब हाई रहेगा इंडक्टेंस कम होगा, जीएमडी कम होगा तो इंडक्टेंस भी कम होगा। ठीक है, ये कैसे आया आपको पता है, ये अभी रिवीजन चल रहा है, अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिटेल वाले वीडियोस मेरे देखो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला ही है। ठीक है, आगे बढ़ते। इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज 2 वायर पावर ट्रांसमिशन पर किलोमीटर गेट्स डबल when distance between wire is increased as square of original distance। इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रेम किया गया है ऐसा थेरोटिकल। तो इंडक्टेंस मेरा सिंगल फेज 2 वायर पावर ट्रांसमिशन लाइन का पर किलोमीटर डबल हो जाएगा जब मैं डिस्टेंस बिटवीन वायर इंक्रीज करेगा एज स्क्वायर ऑफ ओरिजिनल डिस्टेंस। ध्यान में रखो। ठीक है, और क्या कंसेप्ट है मेरे पास। ACSR कंडक्टर प्रोवाइड्स लोअर सैक एंड लॉन्गर स्पैन दैन कॉपर कंडक्टर। अभी मैंने इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया। क्यों किया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस देखो कितने गहराई में जाकर पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चंस ही है सारे जो मैंने इम्पॉर्टेंट है ना वो ऐसे लिख लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं अभी हमारे पास। जब लेकिन आप क्वेश्चन लगाने के लिए किसी बुक के ऊपर जाएंगे तब आपको ये कंसेप्ट दिखेंगे और आप आसानी से लगा पाएंगे, इसीलिए ये सेशंस चल रहे हैं। ठीक है, when bundle conductors is used in place of single conductor the effective inductance आपका कम होगा और कैपेसिटेंस आपका बढ़ेगा। बंडल कंडक्टर अगर हमने यूज़ किया तो ये भी हमने अभी देखा। हाईली कंडक्टिव मटेरियल शुड हैव हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड लो कॉस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी एक ध्यान रखो, हाईएस्ट पावर ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी ऑफ अ पावर लाइन बंडलिंग कंडक्टर इज 8 कंडक्टर हम यूज़ कर सकते हैं उसमें। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट था, अच्छे से आपने ये सेशन देखा होगा। तो देखो रिवीजन सेशन काफ़ी डिटेल में मैं ले रहा हूँ, क्योंकि यही सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में छप जाएंगी अच्छे से कंसेप्चुअली,
तो ही आपको फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला कितना भी पढ़ाई करो, ठीक है। तो इसके लिए ये वाले सेशन जो भी मेरे आ रहे एक एक दिन के बाद 2 दिन के बाद, ये आप टाइम निकाल कर देखो, तब आपका जो स्टडी है ना वो बूस्ट होगा। और मुझे फीडबैक दो कि कैसे चल रहे सेशंस, ठीक है। अच्छे से मुझे फीडबैक भी देते रहो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि पूरा रिवीजन मुझे पावर सिस्टम का कंप्लीट करना है। नहीं तो मुझे कुछ नहीं पड़े, मैं बीच में भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं भी डेडिकेटेडली वीडियो बना के ये सारी रिवीजन आपसे करवा रहा हूँ, उसका आपको किधर तो बेनिफिट मिलने वाला है, इसीलिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ भी ये सेशंस शेयर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।